So, welcome to Stats Guru. Here I am, Nandini Gandhi. I'm a psychology teacher here. And हम लोग का जो मोटिव है वो ये है कि हम HP टेट नॉन मेडिकल एग्जाम जो हुआ था उसमें जो पेडागोजी सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम हुआ था 31 जुलाई 2022 को, जो कि है आज संडे को। सो आज हम लोग का ये टारगेट रहेगा, जो उसमें पेडागोजी में 30 क्वेश्चंस आए थे, हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, कितना हमें टाइम लेना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए और कितनी प्रिपरेशन ज्यादा जरूरी है उन सब क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड देन हम लोग ओके। सो ये था आज का कुछ एग्जाम पेपर जो कि आप देख सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी हम लोग आज ये सेक्शन करेंगे। इस सेक्शन में कुल आते हैं 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस आते हैं जो आप अगर एक बार रीड करो, हर क्वेश्चन में जरूरी ये होता है हर क्वेश्चन को कम से कम तो 2 बार हम लोग को रीड करना चाहिए, जिस वजह से कुछ क्वेश्चंस में हम वर्ड मिस कर देते हैं। जब हम जल्दी में होते हैं ना, हम बहुत बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जब लिखा होता है नॉट और हम वो मिस कर देते हैं और हम गलत आंसर दे देते हैं। तो बेटर हमेशा ही होता है कि अपनी तरफ से हमें पहले ही प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए कि कुछ चीजें पहले से ही टिप्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर क्वेश्चन को 2 बार रीड करना ही चाहिए। ओके, सो यस, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्रूइड। फ्रूइड, सिगमंड फ्रूइड अपनी थ्योरी के लिए बहुत जाना जाता है, जो कि है साइको एनालिसिस। अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है नियो साइको एनालिसिस, कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि अरे नियो साइको एनालिसिस तो नहीं है, बट नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रूइड सबसे ज्यादा अपनी साइको एनालिसिस थ्योरी के लिए मशहूर है, बहुत ही माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, डैश ऑफ द टेस्ट refers to the consistency of scores obtained by an individual on the same test on 2 different occasions। एक ऐसा टेस्ट जिसमें कंसिस्टेंसी है, जो हम मार्क्स ला रहे हैं, जो मेरा स्कोर है उसमें कंसिस्टेंसी है, वो एक ही इंसान दे रहा है बट, और वो सेम टेस्ट दे रहा है बट दोनों अलग अलग टाइम पे। मान लो उसने आज एक टेस्ट दिया और 10 दिन बाद वही टेस्ट वो वापस दे रहा है, बट जो उसके स्कोर थे वो आज भी 20 में से 20 है और उस दिन भी 20 में से 20 है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? इस चीज को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तब होता है जब हमारे मार्क्स में, हमारे स्कोर में एक कंसिस्टेंसी बनाए रखी जाती है, चाहे अब वो 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे दो या 3 बार दो या 4 बार, हमेशा मेरे मार्क्स सेम ही आएंगे। नेक्स्ट इज कोलर एंड कॉफका बिलीव लर्निंग टू बी अ फंक्शन ऑफ। कोलर और कॉफका का क्या मानना था कि लर्निंग एक किस चीज का फंक्शन है? तो कोलर और कॉफका का ये मानना था कि लर्निंग एक इनसाइट का फंक्शन है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैं एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर रही हूँ और थोड़ा वापस से रीड इसलिए कर रही हूँ हिंदी में, ताकि जो वर्ड है वो मैं अच्छे से पढ़ सकूं और कोई भी वर्ड मिस ना कर सकूं। जैसे ही कोई वर्ड मिस हो जाता है वो सारा आंसर ही गलत हो जाता है, और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता उस टाइम क्वेश्चन, जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, कि हम एक हर चीज को बार बार वापस देखें। नहीं, उसके पास हमारे पास ये होता है जल्दी से अच्छे से बस कंप्लीट करें और जाए। तो बेटर है पहले से ही अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेके चलो कि हर क्वेश्चन 2 बार रीड करो तो अच्छा होगा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द सेंसरी चैनल। इनमें से कौन कौन से सेंसरी चैनल होते हैं? आप सबको पता होगा हमारे कुछ सेंसेस यूज हम करते हैं। विजन हम जो यूज करते हैं वो हम अपनी आईज के थ्रू हम देख पाते हैं, हेयरिंग हम अपने कानों के थ्रू सुन पाते हैं, और टच हम जो स्किन में फील करते हैं। तो ये सारे ही सेंसरी चैनल है। तो ये सारे ही विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द सेंसरी चैनल, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही सेंसरी चैनल है। ओके, लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन फिफ्थ। सी कितना इजी होता जा रहा है, जब हम लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन बार बार रीड करते हैं तो फटाफट आंसर्स निकल जाते हैं। जस्ट दैट हमें एक बार वो अच्छे से फोकस करके करना है, जैसे ही डाइवर्ट हुआ माइंड भूल गए सब कुछ। ओके, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, मैन्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज डैश। सोशल लर्निंग थ्योरी के हिसाब से एक इंसान का बिहेवियर कैसे पता लगता है?
किस चीज पे निर्धारित होता है, किस चीज के द्वारा निर्धारित होता है, तो वो होगा रिस्पॉन्स के। जैसा हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं उसी तरह एक इंसान का बिहेवियर भी उन्हीं चीजों पे निर्धारित होता है। नेक्स्ट आ जाता है 6th क्वेश्चन, डैश सिमिलैरिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से हमारी समानता पसंद, हमारी जो डिटर्मिनेंट है एक दूसरे को किसी भी चीज को लाइक करने की, वो कुछ भी हो सकता है, एक इंसान को भी, सेम जेंडर ऑपोजिट जेंडर डजेंट मैटर, बट वो किस चीज पे होता है। एक क्या ऑप्शंस है, फेशियल, एटीट्यूड, फिजिकल या ऑल ऑफ द। आप सब जानते हैं एज अ ह्यूमन हम लोग हमेशा उन सबको प्रेफर करते हैं, या तो हमारे थोड़े फेशियल एक्सप्रेशन उनसे मिल रहे हो, हमारा थोड़ा एटीट्यूड भी, हमारा जिस तरह का बात करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वैसा ही उनका भी हो, तो हम और ज्यादा अच्छे से उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। और सी इज फिजिकल। फिजिकल इज बेसिकली कि हम लोग जब सेम दिखते हैं, कुछ फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मिलते हैं, थोड़ी हमारी बॉडी सेम है, हमारा पोस्चर सेम है, तो हम और ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका आंसर जब ये फेशियल भी है, एटीट्यूड भी है, फिजिकल भी है, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव, फिर तो हर चीज होगी, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, 7th इज क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन अ डैश मैनर। क्रिएटिव पीपल कैसा सोचते हैं? अब ऑप्शंस क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मैनर क्रिएटिव पीपल ऑब्वियसली होते ही हैं, बट क्रिएटिव पीपल सिर्फ पॉजिटिव मैनर ये तो है नहीं। एक जो हमारा माइंड होता है वो दो तरीके का होता है, हम सबके दो तरीके होते हैं, या तो हम कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं या डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले वो लोग होते हैं जो हर एक चीज का फैक्ट के थ्रू सॉल्यूशन निकालना पसंद करते हैं, और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग होते हैं, डाइवर्जेंट माइंड वाले लोग होते हैं क्रिएटिव पीपल, जो काफी क्रिएटिव होते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इज द राइट आंसर। ओके, आइजिंग वॉज डैश साइकोलॉजिस्ट। आइजिंग कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था? वो अमेरिका से था, जर्मन से था, वॉज ये ब्रिटिशर, और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पहली बात, आइजिंग सबसे ज्यादा मशहूर है अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी को लेके और पर्सनालिटी थ्योरी को लेके। आइजिंग को अगर हम जानते हैं, अगर उसका साइकोलॉजी में नाम है, तो अपनी दो मेन थ्योरीज की वजह से, वो है इंटेलिजेंट की थ्योरी और पर्सनालिटी की थ्योरी। सो यस, उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइजिंग कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था, सो आइजिंग बेसिकली एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट था, वो जर्मनी का था। नेक्स्ट इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का कौन फाउंडर था? देखिए, ऐसा फाउंडर है वुंडर्ड, जेम्स, थॉर्नडाइक और वॉटसन। इसमें 4 ऑप्शन है। एक ये ऐसा फाउंडर है जहां भी बिहेवियरिज्म का नाम आता है ना, सबसे पहले उस फाउंडर का नाम आता है। बेसिकली वो यहाँ का देवता है बिहेवियरिज्म का। सो वो है जॉन बी वॉटसन। जो ये डी ऑप्शन है वॉटसन, उसका पूरा नाम है जॉन बी वॉटसन, या फिर हम उसको बोलते हैं जे बी वॉटसन। ठीक है, इसकी ये भी शॉर्ट फॉर्म होती है जे बी वॉटसन या जॉन बी वॉटसन। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू डैश। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड एक सिस्टम में सिस्टमैटिक, एक बेसिकली एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक इंसान को, अगर आप या कोई भी सिचुएशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस मेथड को वो किस तरह से सिमिलर है, कौन से और मेथड से वो सिमिलर है। तो ऑप्शन है क्लिनिकल मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और ग्रुप मेथड। तो इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। वो जो एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड है, वो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड से सिमिलर है। लेट्स गो टू क्वेश्चन 11। वाह, 10 क्वेश्चन हो भी गए हमारे, ग्रेट। ओके, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विथ। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेसिकली एक लर्निंग के लिए यूज होती है थ्योरी, एक लर्निंग थ्योरी के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब वो ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन था, किसने इंट्रोड्यूस करी? ऑप्शंस है थॉर्नडाइक, स्किनर, हल और मिलर। तो इसका आंसर है स्किनर। स्किनर का जो पूरा नाम है वो है, शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, क्यों पूरे पूरे सबके नाम याद कर ले, बी एफ स्किनर। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, बी एफ स्किनर। 12th question says knowledge of result is same as the dash, motivation, reinforcement, learning या none of these।
नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज क्या, किसी रिजल्ट की नॉलेज होना क्या होता है सेम, तो वो होता है हमारे लर्निंग के बराबर, हमारे लर्निंग के ही वो बिल्कुल बराबर। Question number 13 says, withdrawal into oneself is a developmental disorder which is known as dash. अपने आप से स्वयं में सिमट जाना, अपने आप को खो देना, अपने आप में सिमट जाना, ये किस तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसके ऑप्शन है एंटी सोशल बिहेवियर, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, नन ऑफ दीज। मेंटल रिटार्डेशन बहुत बार आप ये वर्ड भी पढ़ सकते हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन के जगह, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मेंटल रिटार्डेशन भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि एंटी सोशल बिहेवियर होता है, एक ऐसा बिहेवियर जिसमें हम किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, वो होता है एंटी सोशल बिहेवियर। तो इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, तो आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। तो यहां तक हम लोगों के 13 क्वेश्चंस हो ही गए हैं, इसके आगे और करते जाते हैं। Question 14 says, development is the pattern of change that begins at dash and continues throughout the life. डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कब शुरू होता है और वो पूरी जिंदगी रहता है। डेवलपमेंट तब शुरू होता है जब कंसेप्शन होती है, जब एक पता लगता है कि मदर प्रेग्नेंट है, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, वहीं से पता हो शुरू हो जाती है डेवलपमेंट, जब बच्चा पेट में होता है। कंसेप्शन से लेके डेथ तक, या फिर इसको और अच्छा तरीका याद करने का होता है, इसके हम शॉर्ट फॉर्म हमेशा डेवलपमेंट की याद करते हैं, बच्चे कंफ्यूज आते कभी कभी, अरे डेवलपमेंट क्या था, ग्रोथ क्या था, तो इसका हम सबसे अच्छा यूज करते हैं जो कि है वूम टू टूम। वूम होता है पेट के अंदर जब एक बच्चा होता है, टूम होता है जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, तो वो टूम में चला जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है याद करने का डेवलपमेंट का वूम टू टूम, पेट से लेके मौत तक, ओके, हमारी डेथ तक बेसिकली। ओके, क्वेश्चन 15 says द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव बाय। अब आप में पोटेंशियल है, आप में क्षमता है क्रिएटिविटी की और भी बहुत चीजों की, बट अब उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? या तो प्रॉपर ट्रेनिंग, या फिर कंपटीशन, या एक्टिविटीज करके, या पनिशमेंट करके। ऑब्वियसली पनिशमेंट करके तो कोई भी क्षमता वो पूरी हम अच्छे से उसको इम्प्रूव कर ही नहीं पाते, वो तो बस जबरदस्ती हम कर रहे होते हैं डांट के वजह से। तो इसका सही आंसर होगा, आई एम सॉरी मैंने पहले वाले का भी मार्क नहीं करा, ओके, तो इसका सही आंसर होगा प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू हमारी पोटेंशियल, हमारी क्षमता का और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है। 16 क्वेश्चन ये कहता है कि एटीट्यूड इज अ पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू। एटीट्यूड है वो एक काफी प्रसिद्ध शब्द है, एक पॉपुलर टर्म है, ये किस चीज से रिलेटेड होता है? क्या ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है? हेरिडिटी को दूसरा तरीका याद करने का होता है, बहुत बच्चे अगर कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि हेरिडिटी क्या होता है, तो हेरिडिटी जेनेटिक्स होता है जो एक बच्चे को अपने माता पिता से मिलती है। एटीट्यूड क्या लर्निंग का पॉपुलर, लर्निंग से रिलेटेड है, क्या माइंड से रिलेटेड है, या बिहेवियर से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर से। हम बोलते हैं ना बड़ा ही इसका बिहेवियर बहुत ही एटीट्यूड वाला है, तो बिहेवियर से रिलेटेड। क्वेश्चन 17 says आरबी कैटल मेड अ पर्सनालिटी टेस्ट विच इज नोन एज। आरबी कैटल ने एक पर्सनालिटी टेस्ट बनाया था, जिस उस टेस्ट का नाम क्या है? उस टेस्ट का नाम है 16PF। अब पीएफ की क्या फुल फॉर्म है? पीएफ की फुल फॉर्म है पर्सनालिटी फैक्टर्स। आरबी कैटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को रखा था और उस टेस्ट का यूज किया था एक एज अ पर्सनालिटी टेस्ट, बहुत सारे लोगों के लिए टेस्ट करने के लिए उसने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स उसमें डाले थे। तो इसका आंसर है 16PF। Question 18 says, a 13-year-old youth does a law-breaking behavior. He will be considered as criminal, juvenile delinquent, antisocial या negative behavior. एक 13 साल का बच्चा जब एक ऐसा बिहेवियर करता है, एक ऐसा व्यवहार करता है जो कि व्यवहार होता है, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? क्या वो अपराधी होगा, क्रिमिनल होगा, बाल अपराध होगा, समाज विरोधी होगा,
या नकारात्मक व्यवहार होगा उसका, तो ये होगा वो बाल अपराध होगा, क्योंकि वो एक बच्चा है, वो एक यूथ है। यहाँ पे एक वर्ड बहुत जरूरी है, वो यूथ में है, अभी वो 13 ईयर ओल्ड का है। आप 13 ईयर ओल्ड को क्रिमिनल नहीं कर सकते, वो एक बाल अपराध होता है, उसको जुवेनाइल डिलिंक्वेंट में भेजा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। एनकोडिंग ये कैसा प्रोसेस है, ये किस चीज का प्रोसेस है? क्या ये भूल जाने का है, फॉरगेटिंग का है, मोटिवेटिंग का है, मेमोरी का है, या फिर इमोशन का है? तो एनकोडिंग एक मेमोरी का है। जो भी हम जब बात कोई सुनते हैं, आप जैसे अब मेरी भी बात सुन रहे हो यहाँ पे, आई एम श्योर कुछ जबरदस्ती सुन रहे हैं, कुछ चाहते हैं सुनना। तो जब आप मेरी भी बात सुन रहे हो, तो आप पहले वो सुनते हो और आपका जो ब्रेन है उसको इनकोड करता है, उसको समझता है, फिर वो स्टोर करता है। वो पहले से पहले ही स्टोर कर नहीं ले लेता, पहले वो समझ के स्टोर करता है कि आपको किस तरह से समझ है। इसलिए हम कहते हैं ना, सबका समझने का तरीका अलग होता है, सबका एनकोडिंग का तरीका अलग होता है। तो ये होता है मेमोरी का आंसर। मेमोरी इज द राइट आंसर। मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन की क्या क्या वजह हो सकती है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। अब फ्रस्ट्रेशन तो भाई अगर हमारे आसपास भी इन्वायरमेंट में, वातावरण में भी कुछ ऐसी परेशानी होती है तो भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर्सनली भी हम कभी कभी चिड़चिड़ हो जाते हैं, हमारे पर्सनल भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ, आप उसका उल्टा कह रहे हो, तो पक्का पक्का लड़ाई हो जाती है। तो जब ये तीनों ही चीज है फ्रस्ट्रेशन की, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, कि ये तीनों ही इसके आंसर है, ये तीनों ही मेजर सोर्स है फ्रस्ट्रेशन के। क्वेश्चन 21, हार्डली 10 क्वेश्चन रह गए। ओह वाओ, अच्छा टाइम से हम कर रहे हैं कंप्लीट। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड। वो कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो एक इंसान का बिहेवियर पढ़ती है? कहाँ बिहेवियर पढ़ती है? सोशल सिचुएशंस में, सामाजिक स्थितियों में कैसा व्यवहार है उस पर वो गौर करती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। ये तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिख गया कि अरे वो तो सोशल सिचुएशंस पढ़ रही है। वो सोशल सिचुएशंस पढ़ रही है तो ऑब्वियसली फिर तो सोशल साइकोलॉजी में है। ओके, क्वेश्चन 22 कहता है वर्क विथ पर्सन्स हु सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। वो कौन है जो उन लोगों के साथ काम करता है जो मोटिवेशनल और इमोशनल प्रॉब्लम से, उन समस्याओं से गुजर रहे होते हैं? वो कौन होता है? तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है। वो एक काउंसलर होता है जो उन लोगों से बात करता है, उन लोगों के लिए काउंसलिंग करता है, उन लोगों को काउंसलिंग करता है जो मोटिवेशनल या इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। क्वेश्चन 23 कहता है while running which part of the brain is mainly responsible for maintaining physical balance। भागते हुए, हम जब भागते हैं, हम जब रनिंग करते हैं, या कोई भी एथलेटिक जब रनिंग करता है, तो कौन सा पार्ट है हमारा ब्रेन का जो हमें फिजिकल बैलेंस, जो हमारा बैलेंस बना के रखता है? नहीं तो हम गिर सकते हैं, हम भाग नहीं पाएंगे अगर हमारा बैलेंस नहीं होगा। तो वो कौन सा पार्ट है जो हमारा बैलेंस बना के रखता है? तो जो वो पार्ट है उसको बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारी बहुत सारी मोटर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारी बहुत सारी मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और उसमें से एक और मोटर एक्टिविटी है जो बैलेंस करना, जो फिजिकल बैलेंस होता है हमारी बॉडी का, वो भी सेरेबेलम ही करता है। ओके, नेक्स्ट आता है पियाजे स्टोरी ऑफ इन्फेंसी इज। पियाजे एक और नया, एक हम लोग का साइकोलॉजिस्ट में देवता है, जीन पियाजे, जिसने एक थ्योरी, जिसने भी स्टेजेस लाए थे, जिसमें 4 स्टेजेस थे: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। जो आप देख ही सकते हैं, आपके वो चारों ऑप्शन है। तो इन्फेंसी, जब एक बच्चा, एक शिशु, एक जब छोटा होता है, पैदा होने से लेके 1 या 2 साल तक की उम्र का, वो तब चीजों को कैसे सीखता है? तो वो होता है सेंसरी। वो अपनी आसपास की चीजों को, वो अगर सुनता है अपना नाम, तो वो एकदम से तभी वहीं देखने लग जाता है। तो वो सेंसरी, वो सुन के, देख के वो ऐसे रिएक्ट करता है, वो चीजें तब ऐसे सीखता है। आप ऑब्वियसली तब उसको ये तो नहीं सिखाते कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नहीं, आप उसको पहले सेंसरी मोटर के थ्रू ही चीजें सिखाते हो। ओके, अब 25th क्वेश्चन कहता है अ बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ सुपरफिशियल चेंजेस इज कॉल्ड। एक बिलीफ परमानेंस में कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स का, कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके या कुछ सिचुएशंस को लेके,
जिसमें कि सुपरफिशियल चीजें भी है बट फिर भी हम उसको मानते हैं, इज बेसिकली कंजर्वेशन। क्वेश्चन 26, 5 क्वेश्चन रह गए हमारे। मैस्लो की इन मैस्लो मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज एट द बॉटम ऑफ इट। मैस्लो की जो मॉडल ऑफ हायरार्की है, एक मॉडल ऑफ हायरार्की है, आई एम श्योर अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट्स है या अगर आपने पेपर के लिए थोड़ी सी भी पढ़ाई की आपने देखी होगी, एक ऐसी ट्राइंगल बना आता है जिसमें हायरार्की दी हुई है मैस्लो की। वो सबसे नीचे उसके क्या है, तो सबसे नीचे उसके है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड सबसे नीचे क्यों होती है? क्योंकि जो आपने सुना ही होगा, हर एक इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और खाना, हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान। तो फिजियोलॉजिकल नीड जो हमारी होती है वो वही होती है, फूड, क्लोथिंग एंड बेसिकली शेल्टर। रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी सबसे ज्यादा पहली जरूरत होती है। उसके बाद हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। जब हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है तो हम इच्छाएं पूरी कैसे करें? मैं अगर मुझे गर्मी लग रही है और एसी चाहिए तो कहाँ लगाऊं जब तक मकान नहीं है, जब सर पे शेल्टर ही नहीं है। तो सबसे पहली नीड्स होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्वेश्चन 27 कहता है, अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स। फिट्स के हिसाब से स्किल लर्निंग क्या इंक्लूड करती है? कॉग्निटिव, ऑटोनॉमस, एसोसिएटिव या ऑल ऑफ द अबव। तो फिट्स के हिसाब से जो स्किल्स हमारी हैं वो तीनों आती है। लर्निंग के लिए हमें तीनों चाहिए होती है, कॉग्निटिव भी, ऑटोनॉमस भी और एसोसिएटिव भी। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 28 कहता है, व्हेन अ स्टूडेंट कम बैक्स होम आफ्टर हैविंग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर, स्टार्ट्स क्वारलिंग विद हिज सिबलिंग्स ऑन एनी प्रीटेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अब एक बच्चा है, उसको स्कूल में डांट पड़ी है अपनी टीचर से, कोई उसने शैतानी की होगी या कुछ बात होगी, उसको डांट पड़ गई है। अब वो जब घर आया तो वो अपने भाई बहनों से, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, कोई भी, ना भाई ना बहन, कोई भी हो सकता है भाई या बहन, वो उनसे जाकर किसी भी बहाने के लिए कोई भी बात पे लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, अग्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो सही है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एक तरह का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो सिगमंड फ्रूइड ने दिया था। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, अगर मान लो आप अपने बॉस, और आपके बॉस ने आपको डांटा और आप उनसे बहुत आपका मन कर रहा है उनको कुछ कहने का, आपको डांट पड़ी है उनसे, पर अब आपने बॉस से तो लड़ाई कर नहीं सकते। तो अब वो बॉस की लड़ाई या तो अपने दोस्त पे या किसी पे, घर पे और किसी और पे जाके वो गुस्सा वहां पे निकालते हो अपना। तो किसी और इंसान का गुस्सा किसी और इंसान पे निकालने को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आ जाता है, इन पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज अ डैश। इवान पावलोव की एक बहुत ही मशहूर थ्योरी रही है, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो फूड है, एक्सपेरिमेंट में जो उसने किया था, उसमें फूड क्या है, कैसा है? कंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन रिस्पॉन्स है या अनकंडीशन रिस्पॉन्स है? तो इसका आंसर होगा कंडीशन स्टिमुलस, ए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज डैश। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, वो क्या, किस नाम से कहलाई जाती है? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जहां पे उसने बात करी थी कि 8 सेट्स ऑफ एबिलिटी होती है हर इंटेलिजेंस को मापने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चंस तो डिस्कस करे ही हैं, बट उसको अगर आप लोग चाहते हैं और अच्छे से डिस्कस करना और जानना कि सिगमंड फ्रूइड की ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या थे, या फिर हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसमें क्या 8 चीजों के बारे में बात करी थी, इवान पावलोव का कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें फूड कंडीशन स्टिमुलस था, अगर उन चीजों के बारे में आप और ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं और ज्यादा उन चीजों के बारे में समझना चाहते हैं और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करके लिमिटेड टाइम में बिल्कुल, और एमसीक्यूज बहुत सारे डिस्कस करके, हम लोग का हमेशा ये मानना होता है सिलेबस कवर अप करने के साथ साथ एमसीक्यूज डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एमसीक्यूज अलग अलग तरह के जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप, वही है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो उसी तरह से आप में वो परफेक्शन तभी आ पाएगी।
हम लोग का हमेशा मोटिव रहता है कि सिलेबस बिल्कुल अच्छे से टाइम लेके कंप्लीट करना और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो बहुत सारी चीजें एज अ सरप्राइज ही रहेगी, वो तब पता लगेगी आप लोगों को जब आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है और मेल मेंशन है आप उस पर हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो आराम से। कभी भी जब आप चाहो अपनी क्वेरी डाल सकते हो, अपने मैसेजेस कर सकते हो। तो उन चीजों पे जब आप करोगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें हम और इंक्लूड कराते हैं, किन किन चीजों की हम प्रैक्टिस कराते हैं और कौन कौन से पेपर्स के लिए तैयारियां कराते हैं। तो उन चीजों के लिए आप अपने प्लीज इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और हम लोगों को उसके थ्रू मैसेज, कॉल, जो भी आपको इजी लगे उसके थ्रू हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप सबने एंजॉय किया हो और बिल्कुल इसको और भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। आई एम होपिंग आप सबसे जो भी देख रहे हैं उन सबसे आगे भी मिलने के लिए। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।